हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन रूफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कल वाली क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जन संचार और संचार के बारे में पढ़ा था। संचार के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में पढ़ा था। संचार की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो कल मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण और बहुत ही हंसी के साथ हमने हंसते खेलते ये लेसन पूरा कर लिया था। आज जो है इसी लेसन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। भारत में जन संचार माध्यमों का विकास किस प्रकार से हुआ है, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब का कौन कौन सा फर्स्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ है, रेडियो समाचार पत्र या समाचार पत्र, भारत में समाचार वादक किसे माना जाता है, पहला समाचार वादक। तो ये सभी के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। और आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, अच्छे से इत्मीनान से देखिए। यहाँ से आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए और आपको बहुत ही मज़े के साथ पढ़ना होगा ये, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण आप लोगों को देती हूँ जो आपके आसपास के ही उदाहरण होते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए एक मील का पत्थर आप लोगों के लिए ये साबित होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जनसंचार माध्यम मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, जिसमें जो है फीडबैक तुरंत नहीं मिलता और इसमें जो है जनता से प्रत्यक्ष यहाँ पे बातचीत नहीं होती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत होती है। और जनसंचार माध्यम जो है कई प्रक्रिया में हुआ है, कई विकास, कई संचार इसके तरीके से ये विकास हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये थोड़ा सी इसकी भूमिका दी हुई है कि जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। पुरानी काल से ही जो है जनसंचार का माध्यम है। पुराने काल में किसको समाचार वाचक माना जाता है? देवऋषि नारद को माना जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का पौराणिक समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो भारत का पौराणिक समाचार वाचक जो है देवऋषि नारद को माना जाता है, क्योंकि देवऋषि नारद का आप लोगों ने कई बार रोल भी देखा होगा। यदि आप कृष्ण लीला देखते हैं, जय श्री कृष्ण लीला, तो उसमें नारद मुनि क्या काम करते हैं? धरती के संदेश जो है ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और ईश्वर के संदेश जो है धरती तक पहुंचाने का कार्य भी करते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा। इसी प्रकार से फिर उसके बाद जो है धरती का किसको माना जाता है? धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह से संजय की परिकल्पना की गई है। यहाँ पे महाभारत का युद्ध जो है आप लोग सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध का हाल किसने सुनाया था? ये संजय ने ही सुनाया था। तो ये भी संचार व्यवस्था की ओर क्या कर रही थी? इशारा कर रही थी। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। तो जो ये संचार व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जैसे आप लोग कई बार देखोगे कि राजा के जो संदेश होते हैं उनको पहुंचाने के लिए कैसे संदेश पहुंचाए जाते हैं। या तो राजा लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे राजदूत रखते हैं जो गांव में जाकर ढिंढोरा पीटते हैं। जैसे आपने आज भी वर्तमान में भी कई गांव में ये व्यवस्था है। जैसे मेरे खुद के गांव में भी मैंने देखी है कि जब भी कोई सरकार की तरफ से कुछ घोषणा करनी होती है, सरपंच की तरफ से कुछ भी घोषणा करनी होती थी, तो गांव का एक व्यक्ति होता है जो थोड़ा आवाज़ करता है, कोई ऐसा माध्यम लेकर आता है और वो हर मोहल्ले और हर गली में जाकर जो है एक ढिंडोरा पीटकर वो क्या करता है? संचार को प्रसारित करता है। उसी प्रकार से राजाओं ने भी इस पद्धति का पहले से प्रयोग किया था। राजाओं ने और किन किन माध्यमों से अपने बातों को पहुंचाया जनता तक? शिलालेखों के माध्यम से पहुंचाया है, यानी अपने कुछ जो है अच्छे विचार हैं तो उन्होंने वो खुदवा दिए, पत्थरों पर लिखवा दिए। जैसे आप कई जगह टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे, बहुत सारी प्राचीन बातें जो हैं लिखी हुई होती हैं। तो वो प्राचीन बातें क्या हैं? लिखने का क्या मकसद है? कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, अपना संदेश पहुंचाना। तो वो भी क्या है? जनसंचार का माध्यम है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी भी जैसे जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे अब हमारा 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस था, इसके लिए भी कई लोग जो है पौधे से संबंधित कई सारी जो पंक्तियां होती हैं कई जगह पर लिखवाई जाती हैं। जैसे मैंने एक बहुत ही फेमस नारा सरकार का पढ़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब भी मैं हरियाणा की सैर करती हूँ, मैंने अनेक शहरों में, पानीपत, सोनीपत, अनेक शहरों में, इवन मैं अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में भी, यहाँ पर भी जो है मराठी में लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या है? सरकार अपने संदेश जनता तक किसी न किसी रूप में पहुंचा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से या शिलालेखों के माध्यम से। अब शिलालेख नहीं है तो दीवारों पर पोस्टरों के माध्यम से भी अपने यहाँ पे जनता को संदेश भेजे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है और ये प्राग ऐतिहासिक काल से ही मिलते हैं। भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण है। भीमबेटका की गुफा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर है। जीके का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है।
इसके अलावा भारत में क्या क्या व्यवस्था रही है, कठपुतली व्यवस्था से भी संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। लोक नाटकों की विविध शैलियाँ भी हैं और क्या है, नाट्य रूप भी हैं, जैसे कथा वाचन, बाउली, सांग, रागनी, तमाशा। जैसे हर शहर में अलग अलग उनकी कुछ अपनी प्रचलित व्यवस्थाएं हैं। जैसे हरियाणा में जो है रागनी चलती है और सांग भी चलता है। महाराष्ट्र में तमाशा चलता है। लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान, ये सभी क्या है, विशेष महत्व है इन सभी का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संदेश कुछ ना कुछ अपना लोगों को देती हैं। तो हम सभी को ध्यान रखना है इसका। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यम का जो रूप आज हमारे यहाँ है वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं, चाहे समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जितने भी ये हमें कम्युनिकेशन के जो माध्यम मिले वो हमें वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी उससे मिले, पश्चिमी देशों से। पश्चिमी देश कौन होते हैं? पश्चिमी देश यही होते हैं जैसे अपना यूरोप के देश हो गए सारे, ये सभी पश्चिमी देशों की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो हमने व्यवस्था ली है वो सारी कहाँ से ली है? पश्चिमी देशों से ली है। हमने शुरुआत में उसी रूप को अपनाया था, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत के हमारे अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हो या टीवी सीरियल हो, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे हमने अपने ही उसको आगे बढ़ाया। तो ये आप सभी देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं समाचार पत्रिकाओं की, कि समाचार जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी कौन होती है? पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही होती हैं। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी के शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा रहेगा। अब यहाँ से आपका प्रश्न कैसे बनेगा, ये आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा कि रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा है, तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि जनसंचार माध्यमों में किसकी ताकत सबसे ज़्यादा? आपको ऑप्शन देगा समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, तीसरा आपको टेलीविज़न दे दिया और चौथा उपरोक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो टेलीविज़न इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन पत्र पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन वो महत्वपूर्ण कड़ी किसके रूप में है ये हमें देखना होगा। वो किसके रूप में है? शब्दों के रूप में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी हो जाएगी? पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान की को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके 3 पहलू है। पहला समाचारों को संकलित करना, दूसरा उसे संपादित कर छपने लायक बनाना और तीसरा पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े होते हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होता है, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित करने से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का कार्य किसका हो जाएगा? संपादकीय विभाग का हो जाएगा। आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे आप एंकर्स को जानते होंगे वर्तमान में, जो अलग अलग तरीके से न्यूज़ दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है खबरें लाते हैं, संवाददाता उनको कहा जाता है हिंदी में। बहुत बार आपने वर्तमान में सुना होगा ये हिंदी संवाददाता, हम जैसे लखनऊ से बोल रहे हैं, ये है, अपना नाम बहुत बार बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, खबरें लाने का कार्य करते हैं। लेकिन पत्र पत्रिकाओं में उनको छापने का कार्य कौन करता है? संपादकीय विभाग करता है। अब पत्रकारिता का क्षेत्र क्या हो गया? बहुत ही व्यापक हो गया है। क्यों हो गया है व्यापक? क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन माध्यम जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं और देश दुनिया की खबर बहुत ही आराम से मिल जाती है। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता का अस्तित्व में 400 साल हो गए। यहाँ से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा, स्टार बना लीजिए कि अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में कितने वर्ष हो गए हैं? यहाँ पे 400 साल हो गए, लगभग बहुत ही पुरानी विधा है। लेकिन हमें जानना किसका है कि भारत में कब आई? विश्व स्तर पर आई है 400 साल पहले, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई है, जो कलकत्ता से निकला था। ये प्रश्न जो है जीके में भी बहुत बार पूछा जा सकता है, आपसे जीके में भी नॉर्मल पूछ लेता है, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन बनता है। तो भारत में जो है अखबारी पत्रकारिता 1780 में शुरू हुई है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट से इसकी शुरुआत की थी और कहाँ से निकला था? ये कलकत्ता से निकला था। लेकिन हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? ये हिंदी का नहीं था, आप लोगों को ध्यान रखना, अखबारी जो पत्रकारिता थी ये हिंदी में नहीं थी।
बंगाल गजट। ठीक है, हिंदी में कौन सी थी? उदंत मार्तंड थी, जो कि 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकली थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदंत मार्तंड से हिंदी साहित्य में भी प्रश्न पूछा जाता है। 1826 ईस्वी में पंडित जी ने ही निकाला था इसको, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यहाँ पे ये कुछ समाचार पत्रों के यहाँ पे वो दिखाए गए हैं चित्र, जैसे हिंदुस्तान टाइम का दिखाया गया है, सरस्वती का दिखाया गया है। तो भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकारों ने बहुत ही भूमिका निभाई है। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। ठीक है, आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई है। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उन्होंने पत्रों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न: गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव शिवराव पराडकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपाजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुर और बाल मुकुंद गुप्त। ये कौन से पत्रकार हैं? ये अपनी आज़ादी से पूर्व यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व के पत्रकार हैं। तो इनको आपको याद रखना है, जिन्होंने आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। अब इनके हम कुछ पत्रों को जान लेते हैं। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रदीप और विशाल भारत। प्रताप किसकी है? प्रताप नारायण इनकी है, प्रताप नारायण मिश्र जी की है केसरी। और ये मुझे आप लोग बताइए हंस किसकी है, केसरी किसकी है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों का होमवर्क भी होता रहेगा, हिंदी आप लोग पढ़ रहे हो काफ़ी समय से। लेकिन आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति ही होता था, वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलेगा। आप लोग देखते ही जाओगे कि क्या होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी कि जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है उसी प्रकार से पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में भी परिवर्तन आता दिखाई देता है। आज़ादी से पहले क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र क्या था? आज़ादी प्राप्त करना, लेकिन आज़ादी के बाद हमारा ध्यान जो है विकास की तरफ होने लगा। तो इसी प्रकार से पत्र पत्रिकाओं में भी क्या होने लगा? विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अब वर्तमान में आप देखोगे, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वर्तमान में जो भी समस्याएं चल रही है, जैसे कोरोना, विश्व से संबंधित आर्थिक, बेरोजगारी, तो इस तरीके की जो न्यूज़ हैं वो ज़्यादा अपडेट में रहती हैं। तो ये क्या होती है, समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ती जाती हैं। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी, क्योंकि आपने दिखाई दिया होगा कि आज़ादी के बाद जो है हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने शुरुआत के 2 दशकों में क्या किया था? हमारे भारत को मजबूत बनाने का कार्य किया था और केवल राष्ट्र निर्माण पर उन्होंने ध्यान दिया था। इसी प्रकार से फिर अखबार भी क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से सरकार का झुकाव जिन चीज़ों की तरफ होता है, अखबारों की भाषा भी वैसे ही होती दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद में ये कैसा हो गया? व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा था, और अभी तक भी कैसा ही है? व्यावसायिक और प्रोफेशनल है। अब लोग इसको जो है एक व्यवसाय की तरह देखते हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, ये बहुत सारे हैं जो हम वर्तमान में देखते हैं, इंडिया टुडे, ये सभी हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों को हम लोग जान लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ जी हैं, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दल सक्सेना, इन सभी का नाम लिया जा सकता है। अब बात करते हैं रेडियो की। आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पेड़ के नीचे एक रेडियो रखा हुआ है और आसपास के लोग इसके पास इकट्ठे हो गए हैं। तो रेडियो का समय जब था तो इसी तरीके का होता है, किसी एक व्यक्ति के पास भी रेडियो होती थी तो वो गाँव में चौपाल में भी लेकर उस रेडियो को चले जाते थे। आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत सारे, मैंने भी रेडियो का बहुत प्रयोग किया है, गाना लगा के और बहुत सारे कार्य में जो है करती रहती थी। आप लोगों ने भी शायद रेडियो का प्रयोग किया। वर्तमान में फिर से धीरे से रेडियो का प्रयोग होने लगा है। तो ये चित्र दिखाया गया। तो जान लेते हैं रेडियो का विकास किस प्रकार से हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले तो विकास हुआ था पत्र पत्रिकाओं का, अखबारों का। अब अखबारों के बाद जो है धीरे धीरे जन संचार के माध्यम बढ़ने लगे, तो हमारा पहला विकास किसका हुआ? रेडियो का। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वह है रेडियो। सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जीएस का प्रश्न बनेगा। तो रेडियो का आविष्कार कब हुआ? 1895 में ईस्वी में हुआ है। और किसने किया? जी मार्कोनी ने। जी मार्कोनी कहाँ के थे? इटली के थे। तो ये आपका जीके का प्रश्न हो जाएगा यहाँ से, और हिंदी में जनसंचार का भी हो जाएगा।
आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, तो पहला विश्व युद्ध जो है उसकी जितनी भी जो घटनाएं होती थी वो सारी हमें रेडियो के माध्यम से ही हम लोग सुन पाते थे। इवन मेरे को याद है कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी टेलीविज़न जो है बहुत इतना ज़्यादा टेलीविज़न का प्रचलन नहीं हुआ था, तब भी लोग जो है सारी जो खबरें होती थी कारगिल युद्ध की भी ज़्यादातर जो है किस पर सुनते थे, रेडियो पर ही सुनते थे, क्योंकि हमारे गरीब तबके के पास जो है टेलीविज़न की सुविधाएं नहीं होती थी। तो गरीब तबका, क्योंकि रेडियो सबसे ज़्यादा सस्ता माध्यम था, तो वहाँ से ही लोग सुनते थे। तो लेकिन क्या हुआ, रेडियो में भी धीरे धीरे क्या हो गया है, इसमें भी व्यवसाय ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है देखते हैं। पहले विश्व युद्ध तक सूचनाओं के आदान प्रदान की महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ खुले हैं? पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क में और शिकागो में खुले हैं। भारत में कब से खुला? 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था, यानी 1921 में। भारत का पहला प्रसारण कब हुआ है रेडियो का? 1921 ईस्वी में हुआ है। 1936 में ऑल इंडिया, आप लोगों ने सुना होगा एफएम ऑल इंडिया रेडियो गोल्ड, ठीक है, तो वो उसका कब स्थापना हुई है? 1936 ईस्वी में हुई है। 1936 में और भी किसी की स्थापना हुई, आप मुझे याद करके सोचिए आप लोग। प्रगतिशील संघ की जो स्थापना वो भी 1936 ईस्वी में ही हुई है, जिसके जो अध्यक्ष थे वो प्रेमचंद जी थे। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई है? 1936 ईस्वी में हुई है। और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। तो ये भी याद रखना है कि आज़ादी के समय में कितने टोटल रेडियो स्टेशन थे यहाँ पर अपने इंडिया में? 9 थे। बड़े बड़े शहरों में थे, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। लाहौर और पेशावर वाला कहाँ पे चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। और ढाका वाला। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ही ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकहितकारी राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 90 जनता के बीच आकाशवाणी का दायरा कैसा था? 96%। आप लोग ये चित्र देख सकते हैं, भारत में 96% था। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 24 भाषाएं और 140 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी इसकी पहुंच है। 1993 में एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम की फुल फॉर्म है ये, की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आ गई थी, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती के नाम से स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कैसे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही, आकाशवाणी और दूरदर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, आप चाहे तो लिख लीजिए, वीडियो को रोक के मैं बता रही हूँ कि आकाशवाणी और दूरदर्शन भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में है। तो ये कथन आप मुझे बताइए कि गलत है कि सही है। सोचिए आप लोग थोड़ा। आकाशवाणी और अभी मैंने बताया आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि ये क्या है? अब वर्तमान में एक स्वायत्त शासी निकाय है। स्वायत्त शासी निकाय मतलब कि ये खुद ही चलाएगा, ठीक है। तो 1997 में ऐसा कर दिया गया था, आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त शासी निकाय बना दिया गया था, ध्यान रखना है। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की थी। इस फैसले में कहा कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो गए। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ गई। जब तक सरकार के केंद्र में रहती है कोई भी चीज़, तो वो जो है लिमिट में ही आती है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उसको खुले कर दिया, तो बहुत सारे लोग खुद के ही चैनल एफएम पर बनाने लगे थे, रेडियो पर। तो इसलिए क्या है, एक बाढ़ सी आ गई थी। तो ये आप सभी समझ ही गए होंगे, रेडियो से हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशन और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो पेचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण हैं। और हमें अमेच्योर रेडियो क्लब स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। तो अभी भी क्या है, रेडियो का बहुत सारा विकास हो चुका है। चलिए अब हम आगे देखते हैं टेलीविज़न का विकास। आज हम इसे पूरा कर लेंगे स्टूडेंट्स।
आप लोग आई थिंक इसको एंजॉय कर रहे होंगे, इसमें कोई बहुत ही बड़ी समस्या नहीं है और यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम, पहली लाइन में प्रश्न है, किसको बोला जाएगा? टेलीविजन को बोला जाएगा। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता क्या हो जाती है? और भी बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ टेलीविजन पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया था। तो कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में। न्यूयॉर्क में ही किसका प्रसारण भी हुआ था? रेडियो का भी हुआ था। 3 शहरों में हुआ था रेडियो का, न्यूयॉर्क, शिकागो और किस में हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो 1936 तक बीबीसी ने भी अपने टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक पहल थी के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। यानी भारत में टेलीविज़न कब आया है? स्वतंत्र आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद? ये याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक है, ठीक है। तो क्या है, आप लोग इससे याद रखें कि भारत में जो है टेलीविज़न आया आज़ादी के बाद, आज़ादी के बहुत वर्षों बाद या आज़ादी के कुछ वर्षों बाद? तो कुछ ही वर्षों बाद आ गया था, यानी कि 1959 में ही आ गया था। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गाँव में 2 टीवी सेट लगाए गए थे और जिन्हें 200 लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले कहाँ पर टीवी सेट लगे थे? दिल्ली में ही लगे थे। यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था, लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हो गया था, ठीक है। विधिवत सेवा का आरंभ कब हुआ भारत में? 1965 से हुआ है टीवी का। अब इससे क्या है, बहुत सारे कार्यक्रम दिखाए जाने लगे थे। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए थे। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा होती थी। 1976 से अलग कर दिया गया, दूरदर्शन नाम दिया गया था इसका, ठीक है। और देखिए, ये पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन 1976 तक, यानी कि 76 तक सेम ही थी, लेकिन 76 को क्या कर दिया? दोनों को अलग कर दिया, आकाशवाणी अलग हो गई और दूरदर्शन नाम इसको दे दिया गया। 1984 में इसकी क्या मनाई गई थी? इसकी रजत जयंती मनाई गई थी। तो ये प्रश्न जो है ओल्ड में पूछ सकता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति भी गठित की थी। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बह रहे हो, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किसने बोली है ये पंक्तियाँ? तो पी जोशी ने बोली है। ये कमेटी के मेंबर थे तो उन्होंने ये बोली है। अब देखिए, समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। इस समिति ने क्या किया था? कुछ उद्देश्य भी बताए थे टेलीविजन के कि कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। सबसे पहले तो उसे समाज में कुछ परिवर्तन आना चाहिए और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण का विकास होना चाहिए, कृषि विकास। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रारंभिक में कृषि विकास से संबंधित शाम के टाइम पे हमेशा 2-3 घंटे का एक प्रोग्राम आता था। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रोत्साहन, ये सारे उद्देश्य इस समिति के द्वारा रखे गए थे। चलिए, 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा था। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने भी लड़ा। इसके बाद भारत में टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई, विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और उसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल भी दिखाए जाने लगे। इसके अलावा डिस्कवरी आप सभी जानते हो कि भारत का नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिकल जैसे शैक्षिक और मनोरंजन कार्य के साथ FTV, MTV, VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखाए जाने लगे। तो आप लोग देख रहे हो कि धीरे धीरे किस प्रकार से हमने बाहर के चैनलों को भी अपने भारत में चलाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। उसके बाद क्या है कि निजी इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब चैनल बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
अब बात आती है सिनेमा की। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली, यदि सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली पूछा जाएगा तो हम किसको बोलेंगे? सिनेमा को बोला जाएगा। लेकिन सबसे ताकतवर यदि पूछा जाएगा तो टेलीविज़न को बोला जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली, हालांकि ये जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश अवश्य देता है। आप लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, आपको डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ मैसेज जरूर लेके आते हैं। मैंने कई बार जैसे हॉल से देखा, बहुत सारे लोग जैसे बाहुबली देख के आएंगे तो बाहर जब निकल के आते हैं हॉल से, खुद को भी बाहुबली समझने लगते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिमाग पर, उनके मानसिक पटल पर जो है बाहुबली की फिल्म और बाहुबली के एक्शन ही उस समय पर कार्य कर रहे होते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं। आप लोगों ने भी कोई बहुत सारी मूवी, कोई अच्छी मूवी देखी होगी, तो उसका प्रभाव जो है हमारे मस्तिष्क पर बहुत देर तक रहता है। तो वो क्या है? संदेश भेजना एक तरीके का। तो सबसे पहले सिनेमा के आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। और उन्होंने 1883 में मिनीटिस्कोप की खोज के साथ इसको जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पहले कि फ्रांस सबसे पहली फिल्म कहाँ पे बनी थी? तो 1894 में फ्रांस में बनी थी। कौन सी फिल्म थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मुख्य फिल्म सभी को पता होगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है जीएस में भी और हिंदी में भी, दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म 1913 में बनी थी और इसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। और दादा साहब फाल्के के नाम पर ही वर्तमान में भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। मुझे आप बताइए 2019-20 का किसको दिया गया है? इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते हैं। 1931 में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया। आज़ादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता भी अपना लिया। ठीक है, ये सभी आप लोग देख ही सकते हैं कि धीरे धीरे हर चीज़ का व्यवसायीकरण होता ही जाता है, वो हर जगह पे ही होता है। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम। अब क्या है कि सिनेमा भी जो है समय के अनुसार बदलता जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। पुरानी जो फिल्में होती थी, यानी कि 1970 के दशक की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेम, फंतासी और कभी न हारने वाली कुछ सुपर नेचुरल हीरो की फिल्में होती थी और जो कोई ना कोई मैसेज हमेशा इंसान को देती थी। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो है सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जब सशक्त जनसंचार का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने और उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए, यही समानांतर सिनेमा का दौर था। और इसे दौरान अंकुर, निशांत, अर्ध सत्य जैसी फिल्में भी बनी। अब क्या है कि धीरे धीरे हम सिनेमा की ताकत को समझने लगे। अब आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में जो होती हैं वो सत्य पर आधारित बनती हैं। जैसे मैं आप लोगों को दंगल फिल्म जो आई थी, वो फोगाट जो है, फोगाट फैमिली जो है, उनके पूरे संघर्ष पर भरी हुई कहानी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में अभी वर्तमान में आ चुकी हैं जो सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। तो ये क्या है? यथार्थवाद की ओर जो है सिनेमा का वो जो है, और इसकी प्रभावशालीता, इसकी प्रभाविता इतनी ज़्यादा है लोगों पर कि जो है समाज पर ये गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि उस समय में ये आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हो फिल्मों के माध्यम से कि किस दशक में किस प्रकार की फिल्में ज़्यादा रही होंगी। ठीक है, तो इसको समझाने की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब की एक कॉमन सेंस की ही बात होती है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट जो है सबसे नया और लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हुआ माध्यम है। इंटरनेट सबसे बाद में आया है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है अभी सभी का। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। यानी इंटरनेट क्या सबका बाप है, मैं अगर शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो। अभी तक जिन चीज़ों का विकास होता आया, यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, अब देखो आप कुछ भी खोलो जिसके पास इंटरनेट है, आप गाना भी सुन सकते हो, उसको देख भी सकते हो। तो रेडियो का भी काम हो गया, टेलीविज़न का भी काम हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो इंटरनेट में सारे ही गुण भरे हुए हैं। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों से भी पल भर में अपने मतलब की सामग्री यहाँ से खोज सकते हैं।
आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता किसी बहस के सूत्रधार भी बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। और हर माध्यम से में कुछ गुण और कुछ अवगुण हमेशा होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, वहीं हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। वहीं इसमें कुछ खामियां भी है, आप लोग सभी समझते होंगे। क्या है कि इंटरनेट अब सभी के पास होता है कि इंटरनेट से कुछ अश्लील वीडियो ज़्यादा फैलाई जाती हैं, या किसी लड़की का एमएमएस बना लिया, उसको ब्लैकमेल कर दिया, तो इससे क्या हुआ, साइबर अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत फ़ायदा हुआ। अब जैसे कुछ बच्चे हैं शुरुआत में इंटरनेट से पढ़ना शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे 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 वो उनका जो है पढ़ाई से मन उबर जाता है और वो उस पर जो है कभी गेम खेलना, कभी गाने सुनना, कभी व्हाट्सएप पे चैट करना, तो अपना समय जो है बहुत सारा अपना बच्चे जो है बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आप टिकटॉक को ही ले लीजिए, बहुत सारे लोग जो हैं अपने समय को, जिसमें कि वो कुछ आउटपुट बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो इससे कुछ मतलब कि हर जगह पे कुछ क्या है, इसके नुकसान भी हैं इंटरनेट के, हर किसी के ही हैं। तो इसके दुरुपयोग से अगर बचा जा सके तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब जनसंचार माध्यमों के प्रभाव की बात आती है, तो जनसंचार माध्यमों का प्रभाव जो है हर व्यक्ति पर वर्तमान में बहुत ही गहरा पड़ता है। ठीक है, जनसंचार माध्यम संभावनाएं और खतरे, ये मैंने आपको बता दिया। संभावनाएं बहुत सारी हैं इनके माध्यम से, लेकिन खतरे भी कम नहीं है। बहुत सारे जो क्राइम हो रहे हैं वो जनसंचार इंटरनेट के दुरुपयोग के कारण ही हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सेम चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पर किसने कैसे प्रयोग किया, तो उसी तरीके से क्राइम को वो अंजाम देते हैं। ये चीज़ जो है इंटरनेट का दुरुपयोग है, तो ये सब चीज़ों से हमें बचना होगा। अब चलिए लिपि से मुद्रण तक का हम सफ़र देख लेते हैं कि पहले लिपि का विकास हुआ और फिर मुद्रण, और यही हमारा आज अंतिम होगा। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी क्रांति है। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। जैसे कौन कौन से किए थे? चित्रलिपि या पिक्टोग्राम। अब कुछ व्यक्ति को जब कुछ कहना होता था तो भाषा के विकास में उन्होंने चित्र यानी कि पिक्टोग्राफी वो करते थे, चित्र बना देते थे अपनी बात को समझाने के लिए। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्रलिपि भाषा से जुड़ी नहीं होती थी, इसलिए उसका मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती थी। आवश्यक होता है कि चित्र को समझना। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया है। किस लेखन शैली का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक काल में चित्रलिपि शैली का हुआ है। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफ का रूप लिया है। ये चित्रलिपि का समर्थित रूप था और उसमें स्थिति और घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति असीमित शक्ति थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं करते थे, वे उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी अभिव्यक्त करते। धीरे धीरे यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिक्टोग्राफी के साथ साथ अब किसका विकास हो गया? ऑडियोग्राफी का भी हो गया। यानी पिक्चर के साथ साथ वो उसको, उसके भावनाओं को, उन घटनाओं को वो विचारों में भी अभिव्यक्त करने लगे थे। चित्रलिपि में छोटा सा वृत्त सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। ऑडियोग्राफी में संदर्भ के अनुसार उसमें ताप, प्रकाश और दिन का बोध भी होने लगा। इस लिपि में प्रस्तुत प्रतीक और बोले हुए प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। चित्रलिपि की तरह यह भी भाषा संबंध नहीं था। ध्वनि पर आधारित लिपियों के विकास के पहले कई संक्रमणकालीन लिपियां आई जो मूलतः ऑडियोग्राफ थी, जिनमें धीरे धीरे ध्वनि आधारित तत्व सम्मिलित होने लगे। प्राचीन मेसोपोटामिया और कीट की और हिट्टी-हाइट लिपियां इसी वर्ग की हैं। लिपियों के विकास में अगला चरण और भी महत्वपूर्ण था और ये था लोगोग्राफी, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जान लीजिए कि लिपियों का विकास किस प्रकार से हुआ, पहले कौन कौन सी लिपियां आई। तो जैसे सबसे पहले पिक्टोग्राफी आई है, फिर ऑडियोग्राफी आई है। अब ऑडियोग्राफी के बाद मैं तीसरी आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे लोगोग्राफी। तो लोगोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है लोगोग्राफी में, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह भी बनाया गया है, यानी जो शब्द होगा उसी के लिए एक चिन्ह भी बनाया गया। इस लिपि को शब्द लेखन भी कहा गया। दूसरी धारा ध्वनि के आधार पर लिपियों के विकास की, जिसका चरम उत्कर्ष अक्षरों के आविष्कार में हुआ। इस लिपि ने लेखन के स्वतंत्र रूप का चित्र कर दिया। अभी तक क्या था, केवल चित्र बनाया जाता था और ऑडियोग्राफी के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया जाता था। अब लेकिन अगले लोगोग्राफी में क्या हुआ, जैसे कोई शब्द लिखा तो उसका कोई चित्र भी बना दिया। जैसे हम लोगों ने आ से अनार पढ़ा तो आ लिखा और अनार का पिक्चर बना दी, तो दोनों का समावेशन लोगोग्राफी में हो गया।
इस क्रांति के प्रभाव बड़े व्यापक थे। लिपि विहीन भाषाओं ने ज्ञान विज्ञान की परंपरा का वहन किया। उसमें साहित्य के विभिन्न रूपों की रचना हुई और सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन भी किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका विकास दे सकते हैं। चौथी क्रांति जो थी वो किस में थी? कागज और मुद्रण की थी। आप समझ सकते हो कि कागज किस प्रकार से है। अभी तक जो है साहित्य जो है वो केवल चित्रों के माध्यम से, और कहीं पर भी कागज की बात नहीं आई है, कहीं पर पत्थरों पर या किसी प्रकार से भी अभी तक विकास चल रहा है। अब जो है चौथी क्रांति जो होती है वो कागज और मुद्रण की होती है, मतलब कागज पर कुछ लिखना। ठीक है, तो ये जो है चौथी क्रांति यहाँ पर माना जाता है। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के साइलून को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्टार बना लीजिए। कागज का पूछा जा सकता है आप लोगों से। जिसने ईस्वी सन 105 में वृक्षों की कुटी हुई छाल, सन पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों के उपयोग से कागज बनाया था। 500 वर्षों तक ये जापान पहुंचे और बौद्ध भिक्षुओं ने मलबरी वृक्ष की छाल से कागज बनाना प्रारंभ कर दिया। इस देश में सन 770 में सांचों में मुद्रण प्रारंभ हुआ था। सम्राज्ञी शोटोकू की आज्ञा से 10 लाख प्रार्थना पत्र सबसे पहले छापे गए थे। इस योजना का पूरा यानी कि जो है यह कागज बनाने की जो प्रक्रिया है वो चाइना से शुरू हुई थी, लेकिन जो है इसका पूरी तरीके से विकास जो है आगे 500 कहाँ पर हुआ इसका? यहाँ पे जापान में हुआ है। तो दोनों देशों को आपको याद रखना है। तो इस संसार दूसरे भागों में भी कागज पहुंचे। कागज बनाने की कला वर्षों पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। चल टाइप के आविष्कार ने मुद्रण का नया रूप लिया। इस प्रकार जर्मनी के गुटेनबर्ग को भी दिया जाता है, जिसने 1400 से 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया था। ये आप देख सकते हो। टाइपिंग जो बोल सकती है जर्मनी के गुटेनबर्ग का आपको याद रखना है। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता भी खुल गया। तो मित्रों, आज की मजदूरी हमारी पूरी होती है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो है इसमें मुझे कुछ बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है। आपको भी पता है कि यूट्यूब जो है पैसा तो कुछ ऐसा देता नहीं है, लेकिन जो है आप लोग यदि इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो मेरा कम से कम मनोबल बढ़ेगा, और मैं जल्दी ही अगले लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैसे भी कीजिए, गेम खेलिए लाल बटन के साथ, या फिर उससे प्रेम कीजिए, लेकिन लाल बटन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।